हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 12 में फिजिक्स के लिए रहेगा, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में। अभी अपना एक डिस्कशन पार्ट 9 आप मान के चलने की ये रहेगा, और इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन ये देना चाहेंगे। एक आर्टिकल है कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ हो तो उस पर एक फोर्स लगता है। यानी इफ़ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब इस फोर्स की डायरेक्शन भी जो है वो अगर निकालने की बात आए तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ की मदद से आसानी से निकाल पाते हैं, या पाम रूल नंबर 2 को भी हम अप्लाई करके इसकी हम डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और इसको हम जनरली देखें तो हम बिलीव भी कर पाएंगे कि फोर्स को, कि सपोज दैट एक अगर मैग्नेट ऐसा लें जिसका नॉर्थ और साउथ फेसिंग आमने सामने हो, उसके इन बिटवीन से अगर कोई एक वायर पास किया जाए और जिस वायर के साथ में एक सेल अगर कनेक्ट कर दें, और अगर इस सेल के साथ में की लगा दी जाए, तो अगर जैसे की को ऑन करेंगे तो वायर जो होगा वो थोड़ा उसमें टेंशन आएगी, यानी वो खींचेगा, या तो ऊपर की तरफ खींचेगा, तन जाएगा, मतलब या तो ऊपर की तरफ खींच जाएगा, इस स्ट्रेच हो जाएगा, या फिर डाउनवर्ड एक तरफ को होगा। इसका मतलब जब वायर में करंट पास की गई है तब ऐसा हुआ, यानी उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और सेल की पोलैरिटी चेंज करने पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर पहले ऊपर को लगा था और पोलैरिटी चेंज कर दिए तो अब नीचे को लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फोर्स की अगर वैल्यू देखी जाए तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये कुछ एक बातों पे डिपेंड करती है कि कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात हम लोग समझ लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ लें, और लेंथ इस कंडक्टर की समझ लें कि वो क्या है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, यानी इसमें करंट पास की जाएगी वायर में, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक अपनी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो लगने वाले फोर्स के लिए जो है हम एक सेटअप तैयार कर पाएंगे, और जिसको हम लोग इस फार्मूले से दे पाएंगे कि एफ इज इक्वल टू एन एल, और साथ ही में रहेगा ई वी डी क्रॉस बी, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे फार्मूले पे जाएंगे हम लोग, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू जो कि चार्ज की बात करेगा तो क्यू इज इक्वल टू एन ई हो जाना है, क्यू वी बी साइन थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू जो चार्ज होगा तो क्यू की जगह एन ई हो जाना है, एन ई मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर द वॉल्यूम, और स्मॉल ई और लगा रहे तो एन ई में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर द वॉल्यूम, उसमें स्मॉल एन रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, और इनटू टोटल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई उसके साथ लेना चाहिए। तो स्मॉल एन के साथ ए एल ले लिया ताकि ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई में ये एन का काम तो कर रहा है कौन, एन ए एल, ये एन का काम कर रहा है। स्मॉल ई और चाहिए क्यू इज इक्वल टू एन ई की जगह, तो स्मॉल ई और चाहिए, वो ब्रैकेट के अंदर में है। तो फार्मूला एफ का कौन सा लग रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जबकि साइन थीटा अगर नहीं लिख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, तो क्यू क्यू और वी क्रॉस बी को अगर खोलें तो वी बी साइन थीटा हो जाना था। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको पा रहे हैं। तो अब ये जो नेट क्वांटिटी है एन ई ए एल वी डी करके, यही आई की वैल्यू का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से जानते आ रहे हैं। तो आई की जगह एन ई ए वी डी एक रिप्लेसमेंट दे जाएगा। ठीक है, तो एन ई ए वी डी की जगह हम लोग कैपिटल आई लिख लेंगे। तो फिर अपने पास फार्मूला ये आ गया, एफ इज इक्वल टू आई, और साथ में क्या रहेगा, आई बी एल होगा, यानी आई एल और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहेगा। तो अगर एल और बी के क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें तो ए क्रॉस बी जैसा ये ओपन हो जाएगा, यानी ए बी साइन थीटा स्टाइल। तो अपने पास फार्मूला आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा।
ILB साइन थीटा। अब इसको एक पैटर्न या फॉर्म में लिखें जैसा लर्न हो सके, तो BIL भी कह सकते हैं हम लोग, BIL साइन थीटा या IBL साइन थीटा। तो लेकिन थीटा किसके बीच में, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, L और B के बीच में वो थीटा था। इस तरीके से लगने वाले फोर्स का फार्मूला अपने पास आ जाता है, तो उसको आप स्टडी करे रखें। तो F = IBL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, एनी हाउ एनी वे यू कैन से। और डायरेक्शन कैसे निकाल पाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ की मदद से आसानी से फोर्स की डायरेक्शन दे सकते हैं, या पाम रूल नंबर 2 भी हमने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। इसी चैप्टर के सेशन के स्टार्टिंग में हमने इन बातों की आपसे डिस्कशन कर रखी है। आप उस वीडियो क्लिप को देख के ये समझ सकते हैं, पाम रूल नंबर 2 यहाँ पे आसानी से लगा सकेंगे। अब उसके बाद एक आर्टिकल और हम लोग लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, या फिर वायर्स कह सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस द फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो ये है, यानी एक एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यानी दो पैरेलल वायर हैं जो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट लेंथ मानी गई है। तो देर आर 2 पैरेलल वायर्स, ठीक है, जिनके बीच में एक जो है वो एक खास पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये पैरेलल वायर हैं। तो कह रहे हैं कि इनके पर यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स के बारे में आप फार्मूला इस्टेब्लिश करें। यानी दो पैरेलल वायर जो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, वो जो है किसी खास डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हैं ताकि पैरेलल रह सकें। तो ऐसे वायरों पे क्या करना है कि फोर्स हमें निकालना है, उनकी पर यूनिट लेंथ पे निकालना है। और साथ ही साथ ये बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशन द फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर विल बी रिपल्सिव, यानी ये फोर्स रिपल्सिव का कब होगा। तो ये हम आपको शुरुआत में ही बता दें कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन द टू वायर्स देन देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों में एक ही डायरेक्शन की करंट है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है, यानी एक में अगर ऊपर को जा रही, दूसरे में नीचे को आ रही, यानी एक दूसरे से 180 बना रही हैं, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, तो अब लगने वाले फोर्स की वैल्यू हम लोग देखते हैं पर यूनिट लेंथ पे क्या लगेगा। तो टेक्निकली थोड़ा एक बात समझने की रहेगी। अगर ये एक वायर AB है और एक वो वायर CD है, इफ़ बोथ आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, स्मॉल d भी कह सकते हैं हम लोग, स्मॉल r फिलहाल कह रहे हैं, और पहले वायर में करंट I1 है और दूसरे में I2 है। अब यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि फोर्स पहले वाले वायर पे लगेगा, लेकिन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला वायर इसी के करीब में है और उसमें करंट पास हो रही, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आसपास में एक्ट करने लगेगा। तो फोर्स ऑन द वायर फर्स्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, ऐसा देखेंगे। सिमिलरली फोर्स ऑन द वायर सेकंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, यानी फोर्स पहले वाले पे तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले का। ठीक इसी तरीके से फोर्स दूसरे वाले पे तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का, यानी इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और ये फैक्ट भी है, ये आप आसानी से समझ भी सकते हैं कि पहले वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, तो ड्यू टू वाट, यानी किस वजह से होगा। वो इस वजह से होगा कि दूसरे वायर में जो करंट है उसकी वजह से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई और इस वजह से इस पर फोर्स लगा होगा। तो टेक्निकली ये याद रखने की यहाँ ज़रूरत है कि अगर फोर्स पहले वायर पे निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले की देखेंगे, और फोर्स अगर दूसरे वाले पे निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की देखेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग पलट के देखें। और फिर इस तरीके से आसानी से हम लोग इस बात के मैटर तक पहुंच पाएंगे। तो देखें, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द वायर फर्स्ट, यानी AB वायर के द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज़ गिवन एज B1 = μ0/4 पाई टू I1/r। ठीक है, यही मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना आसपास में जो दूसरा वायर होगा उसके ऊपर एक जो है फोर्स अपना एक्सपीरियंस करवा देगी। तो देन द फोर्स ऑन द वायर नंबर 2, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। तो फोर्स सेकंड वायर पे देख रहे हैं, मान लो ये F है और
एफ है सेकंड वायर पे देख रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल लगाएंगे। आई कौन सा, सेकंड वायर की करंट, क्योंकि 4 सेकंड वायर पे है, तो आई बी एल लगाते समय आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू सेकंड वायर के लिए। एल लेंथ तो फिलहाल एल ही ली गई है, और बी का मतलब है B2 नहीं बल्कि B1, यानी यही टेक्निक आपको समझनी कि 4 सेकंड पे देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की यानी B1 रख रहे हैं। तो एफ इज इक्वल टू ये, हाँ आई, ये हमारे पास हो गया I2L, और B1 की जगह μ0/4 2I1 अपॉन स्मॉल r। तो अगर इकट्ठा एक पास करते हैं, एफ इज इक्वल टू μ0/4 2I1 I2 L अपॉन स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स लगने वाला है। अगर हम एल को अपॉन में कर लें, आके एल को राइट साइड से लेफ्ट में अपॉन में ले जाएं, तो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू μ0/4 2I1 I2 अपॉन स्मॉल r। तो दिस इज द फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर। तभी देखें यहाँ पे B1 लिया गया था। ठीक है, अब सिमिलरली करके हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर, तो वो भी इतना ही आ जाएगा। बस कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू I1, एफ इज इक्वल टू अब I2 नहीं बल्कि एफ इज इक्वल टू I1 L और B2, यानी फोर्स पहले वाले पे तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले की, और मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही रहेगी जितनी की अभी आपने देखी, उस हिसाब से करंट की वैल्यू और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, और बिल्कुल फार्मूला यही बनेगा, एफ इज इक्वल टू μ0/4 2I1 I2 L अपॉन r। अब अगर एल को राइट साइड में नीचे कर देते हैं, तो एफ बाई एल यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ बन जाएगा, एफ बाई एल इज इक्वल टू μ0/4 2I1 I2 अपॉन स्मॉल r। ये ऐसे हो जाएगा, इसको आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। तो वी गेट हियर फोर्स पर यूनिट लेंथ हैज एफ बाई एल एंड दिस बिकम्स एज μ0/4 2I1 I2 अपॉन स्मॉल r। अब यहाँ पे टेक्निकली आपने ये देख लिया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर देख रहे हैं तो वो इतना आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास डेरिवेशन होके आ गया, और फोर्स की वैल्यू हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ या पाम रूल नंबर 2 से आसानी से निकाल पाएंगे। हाँ, यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं, और साथ ही साथ कि अगर 1 एम्पियर की करंट उन वायरों में पास हो रही थी तो फोर्स उनकी पर यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि μ0/4 जो था वो 10⁻⁷ था, 10⁻⁷ था। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। अगर हम I1 I2 को 1 एम्पियर का ले लें, और स्मॉल r यानी जो दोनों पैरेलल वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की ले लें, यानी यूनिटी ले लें, तो f हमारे पास जो आएगा वो μ0/4 इंटू 2 इतना रह जाएगा, जिसकी वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि इफ़ यूनिट करंट इज पास्ड इन द 2 वायर्स एंड विच आर केप्ट पैरेलल बाय द यूनिट लेंथ, यूनिट डिस्टेंस, देन द एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यानी अगर कोई दो वायर जिनमें 1 एम्पियर की करंट पास हो रही हो और वो पैरेलल वायर ऐसे हों कि उनके बीच की दूरी पैरेलल वाली जो है वो 1 मीटर की हो, तो ऐसे वायरों के पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर होगा। इसको हम जैसे थ्योरम का कन्वर्ज बोलते हैं, ठीक वैसे बोल सकते हैं कि मान लें कि किन्हीं दो पैरेलल वायरों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है और उनकी पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, यानी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का अगर फोर्स उनकी पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है, तो हर हाल में उन पे जो करंट पास होगी उन दोनों वायरों में 1 एम्पियर की रही होगी। यानी ऐसे हम 1 एम्पियर के डेफिनेशन यहाँ से निकाल लेते हैं कि if 2 parallel wires having a separation in between them is 1 meter and the force acting per unit length of the wire is 2 × 10⁻⁷ Newton, then in that case the current flowing in the wire in the two wires should be 1 ampere in each. Okay, तो इस तरीके से हम 1 एम्पियर के डेफिनेशन को यहाँ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस लेसन की, इसको आप अच्छे से ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
जो भी चैप्टर की इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनमें यह भी अपना रोल प्ले ज़रूर करती है। तो इसको आप अच्छे से जो है एक बार को थारोली प्रिपेयर करें ताकि आप बोर्ड के लिए अपना माइंड सेट कर सकें। ओके, हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा आपका इंटरेक्शन बना रहे और साथ ही साथ जो है नए अपडेट्स आप तक हमारे पहुंचते रह पाएँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।